दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 382 नंबर का लेक्चर है। देखिए अगर ज्योग्राफी की बात करें तो आज हमारा 52 नंबर का लेक्चर है, 52वां लेक्चर है। दोस्तों आज की क्लास अगर आप कवर करते हैं तो पूरे 11,460 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और आज हमने जो टॉपिक चूज किया है ये टॉपिक है दोस्तों भारत की जैव विविधता से संबंधित बाघ, हाथी, घड़ियाल, गैंडा एवं अन्य परियोजनाएं जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई हैं उनसे संबंधित बहुत सारे सवाल आज हम लोग अटेंड करने वाले हैं। यहाँ पर कई सारे जो है सवाल यहाँ पर दिख भी रहे होंगे। इन्हीं सब सवालों का जवाब दोस्तों आज हम अपनी क्लास में प्राप्त करेंगे। ध्यान दीजिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमने कई सारे बैच स्टार्ट किए हैं जो आपके लिए बहुत बढ़िया हैं। मैं केवल इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं, यदि आप मेरी बातों से सेटिस्फाई हैं, सहमत हैं कि नितिन सर अच्छा पढ़ाते हैं, बढ़िया से समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, तो आप एक मौका जरूर हमें दीजिए और पेड कोर्स आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। कुछ क्लासेस फ्री हैं, मैं कह रहा हूं अभी मत ज्वाइन करो। एक काम करो ना, मॉडर्न हिस्ट्री का बैच ओपन कर लो, उसमें डेमो क्लास आपको मिल जाएगा। 3-4 डेमो क्लास है, एक बार आप पढ़ के देखो, क्वालिटी अपने आप को समझ में आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों जब कभी आप ज्वाइन करने का मन हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। डेमो बैच दोस्तों हर एक बैच में मिल जाएगा। मैं कहता हूं हिंदी का डेमो बैच, जो भी आपको चाहिए डेमो तो देख सकते हैं ना, डेमो का कोई चार्ज नहीं है ना, तो डेमो देख लो, जब इच्छा होगा तब आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के सवालों को हल करते हैं। बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा, समझिएगा और जवाब दीजिएगा, ठीक है। पहला सवाल दे रहा है कि भारत में कौन से स्थल जैव विविधता के ताप स्थल कहे जाते हैं। ताप स्थल मतलब चाहे परीक्षा में देखिए ताप स्थल लिखता है, नहीं तो क्या लिख देता दोस्तों, तप्त स्थल लिख देता। तो परेशान मत होइएगा, ताप स्थल लिख दे, तप्त स्थल लिख दे, एक ही बात है। जैव विविधता के तप्त स्थल का मतलब क्या होता है, हॉट स्पॉट। क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, हॉट स्पॉट। आपको वो स्थान बताना है जो जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहा जाता है। अच्छा, जैव विविधता अधिनियम कब आया था दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो अधिनियम था ये 2002 में आया था, ठीक है। जैव विविधता अधिनियम ये दोस्तों कब आया था, तो याद रखेगा ये वर्ष 2002 में आया था। इसको आप याद रखेंगे। पता है मैंने कैसे याद किया, देखिए यहाँ पर व 2 बार है, विविधता में व 2 बार है, तो यहाँ 2 बार होगा, 0 भी 2 बार होगा। इस तरह से आप याद रखें। अब देखिए 22 तो कर नहीं सकते, तो 2002 ही कर लीजिए, ज्यादा सही है। 2022 कर लेंगे तो 3 बार हो जाएगा, ठीक है, उससे बचना आपको, तो 2002 आप याद रखेंगे। और अभी जो आपसे पूछ रहा कि कौन कौन से स्थल हैं जो जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहा जाता है, तो सबसे बढ़िया हॉटस्पॉट दोस्तों पूर्वी हिमालय हो गया, नोट कीजिए पूर्वी हिमालय हो गया। सबसे बढ़िया हॉटस्पॉट में पश्चिमी घाट का नाम आता है, अंडमान निकोबार का नाम आता है, सुंडा लैंड का नाम आता है, ठीक है। ये सब ऑप्शन आप याद रखेंगे जो कि परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो सब ऑप्शन लिख लो। पता नहीं आपके परीक्षा में क्या क्या दे दे। तो पहला मैंने क्या बताया दोस्तों, याद रखेंगे पूर्वी हिमालय, ठीक है। जो पूर्वी हिमालय है, ठीक है, ये दोस्तों जैव विविधता का तप्त स्थल में गिना जाता है, हॉट स्पॉट है। दूसरा ऑप्शन लिखेगा दोस्तों जो दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट है, जो सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है, वो हो गया। तीसरा दोस्तों आप सुंडा लैंड याद रखेंगे, सुंडा लैंड। और चौथा दोस्तों इंडो वर्मा याद रखिए, ठीक है, इंडो वर्मा याद रखिए, ज्यादा अच्छा है। क्या, इंडो वर्मा, ठीक है, इंडो वर्मा, ठीक है। अंडमान निकोबार की जगह इंडो वर्मा यूज कीजिए शब्द, क्योंकि आपको परीक्षा में यही ऑप्शन मिलेगा। और अब तक दोस्तों कितने हॉट स्पॉट बन चुके हैं, तो अब तक दोस्तों लगभग 36 हॉट स्पॉट दोस्तों चुने गए हैं, ठीक है। और देखिए इनकी संख्या भविष्य में बढ़ते चली जाएगी, धीरे धीरे नए नए स्थलों का खोज हो रहा है, इसलिए दोस्तों ये संख्या बढ़ती जा रही है। तो वर्तमान में भारत में कुल 36 मान्यता प्राप्त हॉट स्पॉट हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, जिसमें से 3-4 मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। करा केरल में स्थित कौन सी घाटी, यहां पे डैश कर लीजिए, करा केरल में स्थित कौन सी घाटी जैव विविधता के कारण प्रसिद्ध है। केरल में दोस्तों कौन सी घाटी जो जैव विविधता के लिए जानी जाती है, तो याद रखेगा दोस्तों आपने शांत घाटी का नाम सुना होगा या साइलेंट वैली का नाम सुना होगा, ठीक है। शांत घाटी, या फिर इसी को हम क्या कह देते हैं, इसी को साइलेंट वैली कहा जाता है। हिंदी में शांत घाटी लिखेगा, इंग्लिश में साइलेंट वैली लिखेगा, ये जो है। और ये कहाँ दोस्तों, ये स्थान एक है पलक्कड़, ठीक है, पलक्कड़ दोस्तों एक स्थान पड़ता है, ठीक है, केरल में, ये वहीं पर स्थित है। यह भी दोस्तों जैव विविधता के लिए हॉटस्पॉट कहा जाता है। और ये किस पर्वत क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, ये नीलगिरी पर्वत क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये नीलगिरी पर्वत पर स्थित दोस्तों साइलेंट वैली है, इसे आप नाम याद रखेंगे। और लोकेशन भी दोस्तों आप याद रखेगा, ये पूछा जाता है कि भारत में शांत घाटी दोस्तों कहां है, तो क्या बताएंगे, केरल, ठीक है। साइलेंट वैली या फिर शांत घाटी, ठीक है। सिलिकॉन वैली अलग है दोस्तों, वो मत समझिएगा, सिलिकॉन वैली ये नहीं है, ठीक है। करा फूलों की घाटी कहां स्थित है, ये सवाल तो इतने बार परीक्षा में आ चुका है कि मैं क्या ही बताऊं। फूलों की घाटी दोस्तों उत्तराखंड के चामोली में स्थित है। कहां स्थित है
दोस्तों, चामोली एक स्थान है जो किस राज्य में पड़ता है दोस्तों, उत्तराखंड में पड़ता है। इसे आप याद रखेंगे, जिसे फूलों की घाटी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर दोस्तों सर्वप्रथम उत्तरांचल बना था, ठीक है। 9 नवंबर सन 2000 में इसकी स्थापना किया गया था उत्तरांचल का। बाद में इसका नाम उत्तराखंड पड़ गया। वहीं पर दोस्तों एक जगह है चामोली, जहां पर एक फूलों की घाटी दोस्तों स्थित है। और एक चीज और याद रखेगा, यहां पर इंपॉर्टेंट हो सकता है परीक्षा में पूछ दे, जो फूलों की घाटी है ये किसके अंतर्गत आता है, तो एक नेशनल पार्क है नंदा देवी, या नंदा देवी जैव विहरण का भी नाम सुना होगा, नंदा देवी नेशनल पार्क का भी नाम सुना होगा। ये नंदा देवी नेशनल पार्क या जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क या जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये उसी के अंतर्गत दोस्तों आता है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। तो फूलों की घाटी से सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। अगला सवाल देखिए, अब देखिए यहां से थोड़ा सा टेक्निकल सवाल आएगा, और आप तो जानते हैं मेरी आदत, हम लोग क्या करते हैं, एक एक चैप्टर को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिस पर हम लोग चर्चा ना करते हो। अगर हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हर एक टॉपिक पर दोस्तों बातचीत होगा। सवाल आपको आता हो ना आता हो कोई मतलब नहीं है, जब आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। सवाल परीक्षा में आता है, परीक्षा में विश्वास कीजिए सवाल पूछा जाता है 4 ऑप्शन के साथ। दे रहा है कि भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब किया गया था। और एक चीज और क्लियर रखिएगा दोस्तों, देखिए यहां प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण है और यहां वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग है, दोनों अलग अलग है। और हो भी क्यों ना, आप बायोलॉजी बॉटनी एक समझ ले रहे हो, भाई बायोलॉजी बॉटनी अलग है ना, तो वानस्पतिक जो सर्वेक्षण विभाग है इसके तहत जो पेड़ पौधे उन पर रिसर्च किया जाता है, उन पर अनुसंधान किया जाता है, तो ये अलग डिपार्टमेंट है। और जो प्राणी विज्ञान का दे रहा है उस पर जंतुओं पर रिसर्च किया जाता है, वो एक अलग डिपार्टमेंट है। तो ये जो प्राणी विज्ञान वाला दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुआ है, तो याद रखेगा जब आपका बीएचयू बना है। इसी तरह से याद रखेंगे, नहीं तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना कब हुआ दोस्तों, 1916 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में ना, ठीक है। बोलिए, गड़बड़ हो जाएगा समय, ठीक है। चेम्सफोर्ड आने वाला था, उसको आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए खैर अलग बात है। यहाँ पे हार्डिंग को दोस्तों उसी के समय में आधारशिला रखी गई थी। आइए करा भारतीय प्राणी विज्ञान जो सर्वेक्षण, इसकी स्थापना कब हुआ दोस्तों, जुलाई महीने में हुआ, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसको आप 1916 याद रखेगा, 1916 में। एक सवाल और पूछ सकता है आपके मन में कि सर इसका मुख्यालय कहां पर है, तो मुख्यालय याद रखेगा, मुख्यालय कोलकाता में। कहां पर दोस्तों, मुख्यालय, उस समय अंग्रेजों का दोस्तों अधिकार इसी क्षेत्र पर था, तो ज्यादातर जो मुख्यालय आपको मिलेंगे वो कलकत्ता ही मिलेगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा काम क्या है दोस्तों, सिंपल सी बात है, प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण जो है इसका काम है प्राणियों पर अन्वेषण करना, अनुसंधान करना, ये दोस्तों इसका काम है। तो एक लाइन में आप इसे याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग, इस विभाग का दोस्तों मुख्यालय कहां है, तो इसका मुख्यालय भी दोस्तों कोलकाता में ही है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहां है, यह भी दोस्तों कलकत्ता में है, ठीक है, वानस्पतिक वाला भी। और इसकी स्थापना कब हुआ दोस्तों, तो याद रखेगा इसकी स्थापना बहुत पहले, सबसे पहले यही बना था, यह बना था 1890 ईस्वी में। कब बना था दोस्तों, सर्वप्रथम भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1890 में किया गया था। बाद में इसका पुनर्गठन किया गया आजादी के बाद, ठीक है। आजादी के बाद पुनर्गठन किया गया, आजादी के बाद जब इसका पुनर्गठन किया गया तो यह किया गया दोस्तों 1954 में। कब किया गया, 1954 में। पहला वन अधिनियम 1952 में आया था, उसके बाद दोस्तों आजादी के बाद वाला, उसके बाद दोस्तों इस वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग का जो है पुनर्गठन किया गया है। ये तथ्य आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है, भारत में बाघ परियोजना ये कब से स्टार्ट किया गया। देखिए सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम दोस्तों शुरू किया गया था। वन्य जीव संरक्षण दोस्तों ये जो स्टार्ट हुआ था ये 1972 में स्टार्ट हुआ था। कब दोस्तों, 1972 में। इसी के ठीक बाद दोस्तों 1973 में ये भारतीय बाघ परियोजना दोस्तों शुरू किया गया। किसके लिए, बाघ को क्या करने के लिए, उनको शिकार से बचाने के लिए, उनका अवैध शिकार ना हो, उनके संरक्षण हेतु दोस्तों ये बाघ परियोजना शुरू किया गया। बाघ यानी टाइगर, ठीक है। इसीलिए दोस्तों बहुत सारे नेशनल पार्क में कुछ जगह आरक्षित करके दोस्तों टाइगर रिजर्व भी बनाया गया। तो आप याद रखेंगे 1973 की बात है। तो क्या करने के लिए दोस्तों, तो याद रखेगा बाघ के संरक्षण हेतु, ठीक है। बाघ के संरक्षण हेतु दोस्तों इसे शुरू किया गया। एक एक लाइन में पता होना चाहिए ना कि क्यों बना, कब बना, ठीक है। तो ये सारी बातें आप यहां पे याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि भारत का प्रथम बाघ संरक्षित स्थल दोस्तों कौन सा है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। आपसे पूछ रहा दोस्तों बाघ संरक्षित मतलब क्या है, आपसे कह रहा है कि
पहला टाइगर, बाघ मतलब क्या हो गया, टाइगर, ठीक है। तो पहला, और संरक्षित स्थल मतलब रिजर्व, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा दोस्तों भारत का पहला टाइगर रिजर्व दोस्तों कौन सा है, यह बताना। जो भारत का पहला टाइगर रिजर्व था यह बना था दोस्तों उत्तराखंड में, नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। क्या नाम है दोस्तों, यह पहले से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, ठीक है। सॉरी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। ये जो नेशनल पार्क था दोस्तों इसी में दोस्तों इसे खोला गया। इसका जो पुराना नाम है वो है दोस्तों हेली नेशनल पार्क। क्या नाम है दोस्तों, हेली नेशनल पार्क, ठीक है, हेली नेशनल पार्क। और ये भारत का दोस्तों पहला पार्क भी है। इसके पहले भारत में किसी तरह का कोई भी राष्ट्रीय पार्क नहीं था। और इसकी स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो याद रखेंगे 1936 में। कब, 1936 में स्थापित हुआ था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। एक एक सवाल दोस्तों मैं गिने चुने सवाल आपको दे रहा हूं जो परीक्षा में एकदम पूछे जा सकते हैं, इनकी प्रबल संभावनाएं आने की, ठीक है। आगे बढ़िए, कर सबसे अधिक बाघ संरक्षित स्थल ये किस राज्य में है दोस्तों, सबसे ज्यादा बाघ संरक्षित स्थल, यानी सीधा सीधा पूछ रहा है सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व। क्या दोस्तों, सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व दोस्तों ये किस राज्य में है, ये आपको बताना है। तो बताइए वह कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश, आप हमेशा पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपका जवाब क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश जो है दोस्तों, यहां पर सबसे ज्यादा टाइगर भी पाए जाते हैं और यहीं पर सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व भी है। इसीलिए दोस्तों मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक सवाल परीक्षा में आता है, वह कौन सा स्थान है जहां सफेद शेर पाए जाते हैं। क्या दोस्तों, सफेद शेर पूरे भारत में एक ही जगह मिलता है दोस्तों, और वह स्थान कौन सा है, रीवा भी दोस्तों आपके मध्य प्रदेश में है जहां सफेद शेर पाए जाते हैं। तो कुछ स्टैटिक सवाल हैं, इसे भी आप अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, कह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ संरक्षित क्षेत्र, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बाघ संरक्षित क्षेत्र दोस्तों कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो कभी यह सवाल आया तो याद रखेगा नागार्जुन श्रीशैलम का नाम लीजिएगा, ठीक है। नागार्जुन श्रीशैलम, ठीक है, नागार्जुन श्रीशैलम, बड़ा नाम भी लग रहा है इसका, ठीक है। श्रीशैलम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, इसी में दोस्तों टाइगर रिजर्व भी है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बाघ संरक्षित क्षेत्र है। और यह कहां पर स्थित है दोस्तों, स्थान कौन सा है, तो बताइएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पर, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आंध्र प्रदेश के 4-5 जिले तक। अच्छा, जो यहां दे रहा दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, तो मन में एक सवाल आ रहा होगा सर लगभग कितना बड़ा होगा। तो आप कल्पना कीजिए इसकी जो लंबाई है मतलब क्षेत्रफल है वो लगभग 3700 वर्ग किलोमीटर है। कितना दोस्तों, सर 3500 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। हाँ, इतने बड़े क्षेत्रफल में दोस्तों ये टाइगर रिजर्व फैला हुआ है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। श्रीशैलम, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, करा बुक्सा बाघ परियोजना ये भारत के किस राज्य में, ठीक है। कभी कभी दोस्तों बुक्सा लिखता है, और देखिए जैसे कभी कभी दोस्तों बुक्सा शब्द मिल गया और कभी कभी दोस्तों क्या मिल जाता, बुक्सा की जगह बक्सा शब्द मिल जाता, ठीक है। तो याद रखेंगे ये जो बक्सा टाइगर रिजर्व है, आपसे सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि जो बक्सा टाइगर रिजर्व है या बुक्सा नाम की एक जनजाति पाई जाती है, ये कहां पर स्थित है। तो याद रखिएगा ये स्थित है जलपाईगुड़ी में। कहां स्थित है, ये स्थित है जलपाईगुड़ी में। और जलपाईगुड़ी दोस्तों कहां आता है, तो याद रखिएगा ये स्थित है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पश्चिम बंगाल का एक जिला है जलपाईगुड़ी। बहुत सारे बच्चे इसका नाम पढ़कर, जैसे जलपाईगुड़ी हो गया, सिलीगुड़ी हो गया, और वो आपका दार्जिलिंग हो गया, लोग सोचते हैं असम में होगा, पता नहीं क्यों। मैं भी जब स्टार्टिंग में ना, मतलब आज से 5-6 साल पहले जब पढ़ाना नहीं शुरू किया था, मुझे लगता था दार्जिलिंग असम और सिक्किम में पड़ता होगा, नहीं पता था वहां। अब जो हकीकत वो बता रहा हूं भाई, ठीक है। अब उसको आप बेइज्जती मानिए चाहे जो मानिए, ठीक है। तो ये था, लेकिन बाद में जब पढ़ा तो नहीं पता, नहीं जलपाईगुड़ी और बाकी चीज ध्यान दीजिए पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। और ये जो वो शिलोंग कर रहे हैं यार, तो राजधानी मेलान की, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। क्या नाम बोला यार, अभी क्या बोला मैंने, दार्जिलिंग, ठीक है। चाय की खेती दोस्तों वहाँ बहुत ज़्यादा होती है, उसके लिए जाना जाता है। तो यहाँ याद रखेंगे जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों ये, ठीक है। और जलपाईगुड़ी का जो क्षेत्र है दोस्तों, ये पहले किस लिए जाना जाता था, यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जलपाईगुड़ी का जो क्षेत्र है ये पहले डोलोमाइट खनन के लिए जाना जाता था, ठीक है। इसको भी एक फैक्ट के रूप में याद रखिए, ठीक है। डोलोमाइट
खनन के लिए यह प्रसिद्ध क्षेत्र था जलपाईगुड़ी, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे, ये पॉइंट है। अच्छा, ठीक है, पूछ सकता है परीक्षा में घुमा फिरा कर, ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, बाघ के बारे में हमने 2-4 सवाल अटेंड कर लिया ना, अब हम हाथी परियोजना संबंधित कुछ सवालों को देखते हैं। करा भारत में ये जो हाथी परियोजना है, ये हाथी परियोजना कब शुरू किया गया, ठीक है। अभी इसके पहले हमने क्या पढ़ा दोस्तों, हमने पढ़ा टाइगर बाघ परियोजना, ठीक है, टाइगर से संबंधित जो परियोजना थी ये 1973 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। और सबसे पहले अगर जानवरों में किसी जानवर को बचाने के लिए कोई परियोजना शुरू हुई है तो दोस्तों टाइगर को ही बचाने के लिए हुई है। हाथी परियोजना बहुत बाद में आई। कब आई दोस्तों? 1991 में, जब आपका न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया तब दोस्तों हाथी परियोजना आई है। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होता है, नहीं पता? अरे जिसमें एलक्यूपी को हटा करके एलपीजी कर दिया गया, लाइसेंसिंग कोटा परमिट। इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते क्या, ठीक है। तो लाइसेंसिंग कोटा परमिट को समाप्त करके लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी क्या क्या, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण दोस्तों लाया गया, यही चीजें थी, ठीक है। तो उस ये 1991 के दौरान ही आया था दोस्तों, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। कह रहा है कि 1991-92 भी याद रख लीजिए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए। कह रहा उत्तराखंड में कौन से एलिफेंट रिजर्व क्षेत्र स्थित है? उत्तराखंड ही क्यों उत्तराखंड? उत्तराखंड का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं दोस्तों क्योंकि उत्तराखंड के बारे में आपने पीछे पढ़ा कि जो भारत का पहला टाइगर रिजर्व था वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था ना, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है और इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। स्थापना 1936 में हुआ था। भारत ही नहीं, यह एशिया का सबसे पुराना और पहला राष्ट्रीय उद्यान है, यह भी आप याद रखेंगे। अभी आपसे पूछ रहा है कि उत्तराखंड में एलिफेंट रिजर्व, टाइगर रिजर्व की बात नहीं कर रहा एलिफेंट रिजर्व दोस्तों ये कहां पर है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड में बात करेंगे तो राजाजी नेशनल पार्क का नाम आप याद रखिए, राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है। और हाथी पर राजा की सवारी भी होती है, ठीक है। इस तरह से राजा के नाम पर दोस्तों आप हाथी को याद रखेगा। और जो आपने इसके पहले जिम कॉर्बेट पढ़ा ना, वहां भी दोस्तों वो वाला क्षेत्र भी दोस्तों यहाँ है, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोनों है, ठीक है। मेन है जो वो राजाजी पार्क है, ठीक है। और इसको ऐसा नहीं कि नहीं फिर जिम कॉर्बेट नहीं है। अच्छा, ऐसा नियम है क्या कोई कि एक वन में हाथी और शेर दोनों या फिर टाइगर को नहीं रखा जा सकता? भाई दोनों के लिए क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसलिए एरिया अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। कर अन्नामलय पराम्बिकुलम अभयारण्य व नीलांबुर एलिफेंट रिजर्व जो है दोस्तों ये किस राज्य में स्थित है? ठीक है, 3 अलग अलग है। एक नाम दे रहा दोस्तों अन्नामलई, क्या अन्नामलई या फिर अन्नामलाई एक ही बात है। पराम्बिकुलम याद रखेगा और नीलांबुर याद रखेगा। ये किस राज्य में दोस्तों स्थित है आपको बताना है। तो शुरुआत के जो 2 हैं दोस्तों ये तमिलनाडु में। अरे अन्नामलाई कहां पर है दोस्तों? तमिलनाडु में, ठीक है, ठीक है। अन्नामलाई और पराम्बिकुलम ये कहां है दोस्तों? ये आपके तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। क्रमशः लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि अलग अलग स्टेट है यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन सा? तो यहाँ पे दोनों याद रखेगा। एक तो अन्नामलाई को याद रखेगा, ठीक है, अन्नामलाई को याद रखेगा, दूसरा पराम्बिकुलम को याद रखेगा, और बाकी क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। बोलिए सही है कि गलत? पहले सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए, ठीक है। अरे सही है भाई, ठीक है। और नीलांबुर दोस्तों कहां हो जाएगा? ये आपके केरल में हो जाएगा। तो इस तथ्य को भी आपको ध्यान रखना है। आ रही बात समझ में ना? कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? देखिए थोड़ा सा जब आप कोई चीज नहीं पढ़े होते हैं ना तो थोड़ा सा हमको लगता है कि नहीं कुछ समस्या हो रही है, लेकिन समस्या नहीं होनी चाहिए। आप आराम से जो है स्टडी करिए, समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेम से पढ़ते चलिए, सब आपको समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रहा है, भाई आज नहीं कल तो सीखना पड़ेगा ना कुछ नया तो पढ़ना पड़ेगा। कह रहा कौन सा एलिफेंट रिजर्व तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, एक तरह से पूरा साउथ कवर कर लिया, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इसके अलावा बचा वही आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना बना लो, वही बचा है, ठीक है। कह रहा इन पूरे को दोस्तों कह रहा कौन सा एलिफेंट रिजर्व तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। तो दोस्तों कौन सा एलिफेंट रिजर्व है उसका नाम बताना, ठीक है। तो ये जो एलिफेंट रिजर्व दोस्तों ये नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व है। कौन सा दोस्तों? नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व जो है दोस्तों, नीलगिरी बहुत बड़ा पर्वत भी है, आप जान ही रहे हैं, ठीक है। नीलगिरी क्या दोस्तों? बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो ये नीलगिरी जो पर्वत है दोस्तों उसी के पास में ये अभयारण्य बना हुआ है, ठीक है, जो एलिफेंट अभयारण्य है, इसको याद रखेगा। और जो पूर्वी घाट अभयारण्य है उसको याद रखेंगे, ठीक है। पूर्वी घाट एलिफेंट अभयारण्य, ठीक है। एलिफेंट अभयारण्य ये आप याद रखेंगे। तो दोनों को आप ध्यान दीजिएगा। ये एलिफेंट अभयारण्य जो लगभग साउथ में, पूरा साउथ दोस्तों कवर किए हुए हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है शिवालिक हाथी अभयारण्य ये किस राज्य में है? इसको नोट कर लो, परीक्षा में अगर कोई सवाल पूछेगा ना तो यही सवाल पूछेगा, ठीक है।
क्यों सर इस सवाल से इतना ज़्यादा लगाव क्यों? लगाव इसलिए है क्योंकि मामला आपके राज्य का है, ठीक है। तो शिवालिक हाथी अभयारण्य जो दोस्तों ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों कहां पर? तो याद रखेंगे सहारनपुर में, ठीक है। पहले तो याद रखिए दोस्तों ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे ये उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना जो हाथी अभयारण्य है इसको याद रखेंगे, ठीक है। और पहला भी है तो सहारनपुर प्लस बिजनौर का जो क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है, यहां पर दोस्तों ये शिवालिक नाम का एक हाथी अभयारण्य, ठीक है। तो एक तो ये है और एक और हाथी अभयारण्य है जिसको अभी उत्तर प्रदेश में इसके पहले नहीं था कोई हाथी अभयारण्य, ठीक है। तो एक तो शिवालिक को माना जाता है और एक तराई नाम से हाथी अभयारण्य है, ठीक है, तराई घाटी के नाम से, तो उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, ठीक है। चलिए पहले कर लेते हैं सवाल फिर देखते हैं इसी में आगे भी, चलिए कोई बात नहीं। ध्यान दीजिए जो क्लास चल रही है ना, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसकी टाइमिंग तो दोस्तों पहले सुबह के 9 बजे थी, ठीक है। सुबह के 9 बजे दोस्तों आपको एक क्लास मिलती थी, लेकिन अभी दोस्तों कुछ दिनों से मैं इसको शिफ्ट करके रात को जो है 9 बजे कर दिया हूं कि सुबह ना क्या बच्चे बिजी रहते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं कोचिंग उनका रहता है, कुछ ना कुछ रहता है, तो मैंने सोचा इसको कुछ दिन के लिए शाम को शिफ्ट कर देता हूँ। ओवरऑल ये क्लास सुबह ही चलेगी और मैं कह रहा हूँ चाहे जब चले, आप प्लेलिस्ट में आके एक बार चेक कर लिया करिए। इस क्लास में दोस्तों एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न पूरा इतिहास दोस्तों बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से मैंने पढ़ा के समाप्त कर दिया। पूरा संविधान भी पढ़ा के समाप्त कर दिया, ठीक है, और पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी भी समाप्त कर दिया। अभी जो क्लास चल रही है ये इंडियन ज्योग्राफी की क्लास चल रही है और आप जान ही रहे हैं कि इंडियन ज्योग्राफी में दोस्तों अभी हम अपने 52 नंबर के लेक्चर पे चल रहे हैं, ठीक है। हमारा 52 नंबर का लेक्चर है। अगर आप ओवरऑल की बात करेंगे दोस्तों, ओवरऑल की बात करेंगे कि ओवरऑल सर आपने कितना लेक्चर पढ़ा दिया, तो याद रखेंगे दोस्तों हमने 382 लेक्चर आपको दे दिया। कितना? 382 और 11,400 सवाल दोस्तों मैंने आपको कवर करा दिया। तो अगर आप सीरीज से जुड़े रहेंगे तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो पाएगी, ठीक है। रही बात हिंदी की, तो हिंदी की क्लास दोस्तों रात को 8 बजे चलती है, उसके लिए भी तैयार रहा करिए, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया एक बार कर लीजिए, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप जान पाओगे कि कब कौन सी क्लास चलती है स्टडी 91 पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा बलफक्रम, ठीक है। बलफक्रम नाम का दोस्तों एक एलिफेंट रिजर्व है। आपको बताना दोस्तों बलफक्रम जो है ये किस राज्य में स्थित है ये। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है, लेमरू हाथी अभयारण्य दोस्तों काफी दिनों से चर्चा में चल रहा था, ठीक है। लेमरू हाथी अभयारण्य, ठीक है, लेमरू हाथी अभयारण्य ये बहुत दिनों से चर्चा में चल रहा था और ये किस राज्य में स्थित दोस्तों? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, ठीक है। ये बहुत पॉपुलर है दोस्तों, काफी दिनों से न्यूज में था, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अभी जो आपसे पूछ रहा है बलफक्रम एलिफेंट रिजर्व, ये पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। पूर्वोत्तर भारत में कहां पर? तो मेघालय में स्थित है। कहां स्थित है? मेघालय। सर मेघालय में तो चेरापूंजी, मासिनराम हम लोग ये भी पढ़ते हैं ना, जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होता है। जी हाँ बिल्कुल सही, वहीं पर दोस्तों ये जो है बलफक्रम एलिफेंट रिजर्व है, इसका नाम भी आप याद रखेंगे। करा दीरू देवमाली हो गया या कामेंग हो गया या सोडितपुर हो गया, ये जो एलिफेंट रिजर्व है दोस्तों ये किन राज्यों में स्थित है? देखिए राज्यों लिख दिया, इसका मतलब कई सारे राज्य की बात हो रही है। तो आइए मैं बताता हूं आपको, ये जो दीरूमाली और कामेंग है ये तो दोस्तों आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर? ठीक है, ये आपके कहां स्थित है? ये आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। लेकिन जो सोडितपुर है, देखिए सोडितपुर परीक्षा में ऐसे भी दे सकता है, ठीक है। सोडितपुर स को देख लीजिएगा कि आप कैसे बना हुआ है। ये जो सोडितपुर है ये आपके असम राज्य में स्थित है, ठीक है। तो दोनों दो जगह पे हैं, मतलब तीन है यहाँ पे, तीनों जो है दो जगह पे है। दीरू देवमाली और कामेंग ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है और सोडितपुर जो एलिफेंट रिजर्व है ये आपके असम राज्य में है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे दोस्तों काजीरंगा, काजीरंगा बच्चा बच्चा जानता है। काजीरंगा जो एलिफेंट रिजर्व दोस्तों ये आपके असम राज्य में स्थित है और स्पेशली दोस्तों ये किस लिए फेमस है काजीरंगा? तो याद रखिएगा एक सींग वाले गैंडा के लिए। किसके लिए दोस्तों? एक सींग वाले गैंडा के लिए दोस्तों ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। भारत में सबसे ज्यादा जो है एक सींग वाले गैंडा उसी काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। तो अभी आपसे पूछ रहा है कि किस राज्य में स्थित है, तो क्या बताएंगे? यह असम राज्य में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़िए। करा तराई हाथी अभयारण्य ये किस राज्य में स्थित है? पीछे बताया तो मैंने आपको कि शिवालिक, आप याद रखेगा पीछे आपने क्या पढ़ा? एक तो शिवालिक हाथी अभयारण्य के बारे में पढ़ा। किसके बारे में? शिवालिक
शिवालिक हाथी अभयारण्य के बारे में पढ़ा। ये जो शिवालिक हाथी अभयारण्य था ये दोस्तों कहाँ पे स्थित था, ये सहारनपुर से लेकर बिजनौर तक फैला हुआ था। ठीक है, सहारनपुर से लेकर बिजनौर तक दोस्तों फैला हुआ है। और किस राज्य में दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जबकि जो तराई हाथी अभयारण्य है यह भी उत्तर प्रदेश में, लेकिन पीलीभीत वाले एरिया में। ठीक है, याद रखेगा पीलीभीत, दुधवा पीलीभीत का नाम सुना होगा, यह भी आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश का दोस्तों ये दूसरा जो है एलिफेंट रिजर्व है, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में दोस्तों एक हाथी अस्पताल खुला था, मथुरा में खुला था, उसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, एलिफेंट हॉस्पिटल वो मथुरा में खुला था। करा विश्व के कितने प्रतिशत जीव जंतु दोस्तों ये भारत में पाए जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, परसेंट में बताना दोस्तों कि कितने % जीव जंतु भारत में पाए जाते हैं। देखिए एक बहुत पुराना आंकड़ा है, जब आप कहते हैं कि लगभग 5%। ठीक है, लगभग 5%, लेकिन ये जो आंकड़ा दोस्तों ये बहुत पुराना आंकड़ा है, थोड़ा सा आपको अपडेट होने की जरूरत है। हर समय वही घिसा पिटा, आज से 5 साल पहले भी इतने थे, 10 साल पहले भी इतने थे, अब यार जीव जंतु का मामला, जैसे इंसानों की जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है तो इनकी भी जनसंख्या में या तो वृद्धि हो रहा है या तो घट रहे होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा जो जीव जंतुओं का प्रतिशत है वो अब बढ़ गया, वो 5% नहीं दोस्तों, वो बढ़कर कितना हो गया, 8.1% हो गया। कितना हो गया दोस्तों, वर्तमान में कितना पाए जाते हैं, 8.1%। और दुनिया में जितना भी जंगल है जहां पे ये रहते हैं जीव जंतु, उसका दोस्तों अगर मैं भू सतह की बात कर लूं, कितना भू सतह भारत में है, तो भारत में भू सतह है केवल 2.4%। कितना दोस्तों, जो भू सतह है वो कितना है, 2.4%, लेकिन जो जीव जंतु हैं वो है कितना दोस्तों, 8.1%। तो इसे याद रखेंगे। ठीक है, और एक चीज याद रखेगा और कि भारत जो है दोस्तों, भारत जो है ये आठवां सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश है। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश है। ठीक है, वाला देश है, 8वें नंबर का सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश है दोस्तों। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए और आगे आ जाते हैं। अगला सवाल दे रहा है विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक चिन्ह क्या है? ठीक है, विश्व वन्य जीव कोष को ही दोस्तों हम क्या पढ़ते हैं, इसी को हम पढ़ते हैं WWF। ठीक है, WWE नहीं, WWF। इसका फुल फॉर्म होता है, एक W का मतलब होता है वर्ल्ड, दूसरे W का मतलब होता है वाइल्ड, और तीसरे F का मतलब होता है फंड। ठीक है, तो क्या हो जाता है दोस्तों, जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, वर्ल्ड माने विश्व और वाइल्ड माने होता है वन्य जीव और फंड का मतलब हो जाता है कोष। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, वो पांडा है। क्या है दोस्तों, पांडा। इसका प्रतीक चिन्ह क्या दोस्तों, पांडा है। इसके बारे में आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल हो जाएगा। अच्छा, कब ये WWF बना था, ये भी सवाल पूछ सकता है ना, तो याद रखेगा अगर कभी स्थापना पूछ दे तो स्थापना बताएगा दोस्तों। इसकी स्थापना हुआ था 1961 ईस्वी में। कब हुआ था, 1961 ईस्वी में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और एक गैर सरकारी दोस्तों एक संस्थान है, कोई सरकारी संस्थान नहीं, ये भी याद रखेगा। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में दोस्तों इसका मुख्यालय है। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछे कि इसका मुख्यालय कहां पर है, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों, स्विट्जरलैंड। ठीक है, कहां पर है, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो कम से कम WWF के बारे में दोस्तों इतनी बातें तो आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो समझिए संकट है आपके लिए, उस संकट से बचिए। करा भारतीय वन्य जीव बोर्ड, ये देखिए अलग है दोस्तों। ये जो वन्य जीव बोर्ड है, ये वन्य जीव बोर्ड है दोस्तों। आपसे पूछ रहा है कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों, तो याद रखेगा भारतीय वन्य जीव बोर्ड की अध्यक्षता हमेशा से कौन करते रहे दोस्तों, प्रधानमंत्री करते हैं। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अध्यक्षता तो पूछ दिया, कभी पूछ दे उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे पूछ दें कि इसका उपाध्यक्ष कौन होता है, ठीक है, तो याद रखेगा इसका उपाध्यक्ष कौन होता है, पर्यावरण वन एवं संसाधन। ठीक है, पर्यावरण वन एवं संसाधन जो मंत्रालय दोस्तों, ठीक है, संसाधन मंत्रालय के जो मंत्री हैं, ठीक है, वो दोस्तों क्या करते हैं, संसाधन नहीं यार, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, यही नाम है ना, वन एवं जलवायु, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जलवायु परिवर्तन, हमको भी लग रहा था कुछ गलत लिख रहा हूं। ठीक है, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री जो हैं दोस्तों वो क्या करते हैं, वो इसके उपाध्यक्ष होते हैं। इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दोस्तों कब आया था, तो आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यह आया था 1986 में। ठीक है, 1986 में आया था। तो ये पॉइंट भी आप याद
रखेंगे। ठीक है, चलिए ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो इतनी बातें कम से कम आपको याद होनी चाहिए। अगला सवाल है, करा राष्ट्रीय पार्कों, जितने भी नेशनल पार्क हैं उनकी बात कर रहा है, और जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य भारत में वो हो गए। करा इनके आसपास कौन सी योजना दोस्तों स्थापित की जा रही, इनके आसपास कौन सी योजना बनाई जा रही है, तो इनके आसपास पारिस्थितिकी विकास योजना चलाई जा रही है। क्या चल रहा दोस्तों, इसके आसपास जहां जहां नेशनल पार्क हैं, जहां जहां अभ्यारण्य हैं, उसके आसपास पारिस्थितिकी विकास योजना चलाई जा रही है कि किस तरह से दोस्तों पारिस्थितिकी का विकास किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा जीव वहां पर संरक्षित हो। और ये कब से दोस्तों योजना चल रही है, तो याद रखिएगा 1998 से। ठीक है, 1998 ईस्वी से दोस्तों यह योजना चलाई जा रही है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, कोई नई योजना नहीं, काफी पुरानी योजना है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तब। ठीक है, करा भारत में हंगुल परियोजना, पता नहीं नाम आपने सुना है कि नहीं सुना है, हंगुल, भारत में हंगुल परियोजना दोस्तों ये किस वर्ष शुरू किया गया, तो आपने पीछे दोस्तों बहुत कुछ पढ़ा, जैसे आपने बाघ परियोजना के बारे में पढ़ा, तो आपने पढ़ा बाघ परियोजना ये 1973 में स्टार्ट किया गया। फिर आपने हाथी परियोजना के बारे में पढ़ा, तो पढ़ा कि हाथी परियोजना जो है ये 1991 में जब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया तब स्टार्ट किया गया। अब हंगुल परियोजना की तरफ है, ये हंगुल परियोजना दोस्तों 1970 ईस्वी में शुरू किया गया, और बता दूं ये भारत सरकार के द्वारा नहीं, ये कश्मीर सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और WWF के साथ दोस्तों मिलकर कश्मीर सरकार ने इस हंगुल परियोजना को शुरू किया था, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां नोट कर लीजिए अलग से कि जम्मू कश्मीर सरकार लिख लीजिएगा, उसमें जम्मू कश्मीर सरकार थी, जम्मू कश्मीर सरकार ने WWF के साथ मिलकर, ठीक है, यानी वर्ल्ड वाइड फंड के साथ दोस्तों मिलकर के ये हंगुल परियोजना दोस्तों भारत में शुरू किया था। हो सकता है कभी एग्जाम में आपके पूछ लिया जाए, इसलिए पहले से तैयार रहिए। ठीक है, कह रहा घड़ियाल परियोजना, अगला सवाल क्या दोस्तों, फिर से आप यहाँ पे नोट कीजिए एक बार, जितना बार लिखेंगे फायदा उतना मिलेगा। ठीक है, बाघ परियोजना कब था दोस्तों, 1973 था। ठीक है, हाथी परियोजना दोस्तों कब था, हाथी परियोजना, ठीक है, तो हाथी परियोजना था 1991 था। हंगुल परियोजना दोस्तों कब था, हंगुल परियोजना तो ये था दोस्तों 1970 में। ठीक है, याद कर लिया। इसी तरह ये परियोजना जो घड़ियाल परियोजना है ये कब आया, ये 1974 की परियोजना है। ठीक है, 73 में बाघ के बाद सीधा हम कहाँ आ जाएंगे, अगर सीक्वेंस मिलाएंगे तो पहले घड़ियाल मिल जाएगा। ठीक है, बाघ परियोजना 73 में आया, उसके पहले वन्य जीव संरक्षण 72 में आया था, तो 73 में बाघ परियोजना, 74 में क्या आ जाएगा दोस्तों, घड़ियाल परियोजना। ठीक है, एकदम सीक्वेंस में से पढ़ते चलिए। ठीक है, तो घड़ियाल परियोजना, और इसी के ठीक अगले साल दोस्तों मगर परियोजना भी आया। ठीक है, मगर प्रजनन परियोजना। ठीक है, मगर प्रजनन परियोजना। ठीक है, मगर देखिए अलग होता है, ठीक है, और घड़ियाल अलग होता है, दिखने में दोस्तों एक ही जैसे लगते हैं लेकिन दोनों अलग अलग जीव हैं, तो उसे आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये 1975 में आया था, ये भी याद रखेंगे। जो घड़ियाल होता है उसका मुंह ऐसे ऐसे थोड़ा सा बाहर निकला होता है, ठीक है, घड़ियाल का। ठीक है, और जो मगरमच्छ होता है वो चौड़ा होता है उसका मुंह। ठीक है, घड़ियाल का मुंह ऐसे आगे चल के पतला हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। आप गूगल करेंगे तो आपको पिक्चर में दिख जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। कह रहा है गैंडा परियोजना दोस्तों ये कब स्टार्ट किया गया, गैंडा। ठीक है, एक सिंग वाले गैंडा के बारे में मैंने पीछे आपको बताया कि एक सिंग वाला गैंडा दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है, जो कि असम राज्य में स्थित है। अभी आपसे गैंडा परियोजना सिर्फ पूछ रहा है, तो याद रखिएगा गैंडा परियोजना ये 1987 ईस्वी में आया। ठीक है, कब, 86 में दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था, 87 में गैंडा परियोजना आया, ये आप याद। बाघ वाले परियोजना जो था दोस्तों वो वन्य जीव संरक्षण के बाद आया, जबकि गैंडा परियोजना जो था ये पर्यावरण संरक्षण नियम के बाद आया है, ठीक अगले साल। तो इसको याद रखेंगे, 86 में आया था, 87 में ये हो गया। ठीक है, 2005 में भी दोस्तों एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, राइनो प्रोजेक्ट। ठीक है, राइनो माने क्या होता है दोस्तों, राइनो गैंडा को ही कहा जाता है। ठीक है, राइनो। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, राइनो एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, राइनो प्रोजेक्ट। ठीक है, एक ही जगह जैसे वैरायटी के हैं तो इसलिए दोस्तों काफी क्लोज आंसर हो जा रहा है इसका। ठीक है, तो ये 2005 में एक ये स्टार्ट किया गया था, और अभी हाल फिलहाल में दोस्तों एक और इससे संबंधित योजना आया था, राष्ट्रीय राइनो संरक्षण नीति। ठीक है, राष्ट्रीय राइनो क्या हो गया आज, बड़ा पेन जो है गड़बड़ चल रहा है, राइनो संरक्षण नीति। ठीक है, संरक्षण नीति। ठीक है, यह भी दोस्तों जब आपका कोविड चल रहा था ना, ये उस समय की घटना है दोस्तों, उस समय आया था 2019। ठीक है, 2019 में कोविड की एंट्री हो गई थी भारत में, इसीलिए दोस्तों उसका नाम कोविड-19 था। ठीक है, वैसे भारत में एंट्री 2020 में हुई है। ठीक है,
जनवरी या मार्च महीने में दोस्तों कनिका कपूर से कहानी शुरू होती है, ठीक है। उसके पहले इस तरह का कोई केस नहीं रजिस्टर्ड किया गया था। आगे बढ़िए, करा केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, केंद्रीय चिड़ियाघर जो प्राधिकरण है दोस्तों, इसकी स्थापना कब किया गया? चिड़ियाघर प्राधिकरण की बात करा दोस्तों, हम लोग जाते हैं ना चिड़ियाघर, अक्सर बहुत सारे राज्यों में खुला होता है, बहुत ठीक है, बहुत सारे चिड़िया दोस्तों यहाँ पे मिलते हैं देखने को। और ये कब बना दोस्तों? ये बना 1992 में। तो कैसे याद रखेंगे? एक तो 91 में दोस्तों हाथी परियोजना आई ना, और 92 में दोस्तों केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना हुई है। तो इस पॉइंट को भी आप यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। और एक चीज और यहाँ पे याद रखिए, थोड़ा सा अलग है, राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति कब बनी है? क्या सवाल है? राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति, ठीक है। देखिए नीति का मतलब होता है पॉलिसी, नीति का मतलब क्या होता है? पॉलिसी। तो आपसे पूछा जा रहा दोस्तों कि इससे संबंधित एक पॉलिसी आई, ये पॉलिसी कब आई दोस्तों? तो पॉलिसी बाद में आई है, ये 1998 में आया है, ठीक है। राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति जो आई है वो बहुत बाद में आई है, तो इसे दोस्तों आप यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाइए दोस्तों, कह रहा गंगा नदी में रहने वाला जीव जो जन्मजात अंधा होता है दोस्तों, उसका नाम क्या है दोस्तों? तो जो जन्मजात अंधा है इसे हम बुलाते हैं गंगा डॉल्फिन। क्या बुलाते हैं दोस्तों? इसे हम गंगा डॉल्फिन बुलाते हैं। जो डॉल्फिन की ही एक प्रजाति है, लेकिन ये अंधी होती है, ये देख नहीं सकती, ठीक है। और इस तरह की जो डॉल्फिन है दोस्तों, ये खास करके दोस्तों दो जगह प्राप्त होती है, ठीक है। एक तो दोस्तों गंगा नदी में ये देखने को मिलती है, गंगा नदी में, और दूसरा दोस्तों याद रखेंगे सिंधु नदी में देखने को मिलती है, ठीक है। गंगा नदी और सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु में मिलने की वजह से दोस्तों ये कहाँ पाई जाती है? तो भारत के साथ साथ याद रखेंगे पाकिस्तान में भी पाई जाती है। तो इसको भी आप पॉइंट वाइज नोट कर लीजिएगा। और भारत के जो आसपास के देश हैं वहां भी दोस्तों ये पाई जाती है, ठीक है। कह रहा किस जंतु के शरीर पर सल्क पाए जाते हैं? और ये अपनी टाइप का दोस्तों अब धरती पर एकमात्र जंतु है जिसके शरीर पर सल्क पाए जाते हैं। डायनासोर टाइप का सल्क होता है, ठीक है। सल्क पाए जाते हैं जो खतरा महसूस होने पर वो सल्कों को क्या कर लेते हैं? खड़ा कर लेते हैं। ऐसे ऐसे दोस्तों ढेर सारे सल्क होते हैं उसके शरीर पे, ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसे ऐसे दोस्तों ढेर सारे सल्क होते हैं, और जब उसको खतरा लगता है तो अपने सल्क क्या कर लेता है? खड़ा कर लेता है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा हूं कौन सा जंतु है? आपने कभी नाम सुना पेंगोलिन का? नहीं सुना? तो नोट कर लीजिए दोस्तों, मैं पेंगोलिन की ही बात कर रहा हूं। जी हाँ, भारतीय जो पेंगोलिन है जिसे हम सल्लू सांप भी कहते हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। भारतीय पेंगोलिन, भारतीय पेंगोलिन की बात कर रहा हूं, जिसे हम आम भाषा में क्या बुलाते हैं? इसी को हम सल्लू सांप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जबकि सांप जैसी कोई आकृति नहीं है, लेकिन बोलने के लिए लोग बोलते हैं, ठीक है। देसी भाषा में इसको यही बुलाया जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे। करा किसी बड़ी भारतीय चिड़िया में किस बड़ी भारतीय चिड़िया में आराम करने की अद्भुत क्षमता होती है? आराम करने की अद्भुत क्षमता के पीछे कारण क्या दोस्तों? क्योंकि बहुत लंबी सफर तय करती है, ठीक है। बहुत लंबा सफर दोस्तों ये तय करती है। इस वजह से दोस्तों जितना लंबा सफर होगा आदमी को उतना ज्यादा आराम भी करना पड़ेगा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हार्नबिल की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? हम बात कर रहे हैं हार्नबिल की, ठीक है। हार्नबिल। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे हार्नबिल आपका जवाब हो जाएगा, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और आता है परीक्षा में, हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? परीक्षा में एक सवाल देता है, हालांकि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हार्नबिल महोत्सव याद रखेगा, ये हार्नबिल महोत्सव चलता है नागालैंड राज्य में। कहां चलता है? ये आपके नागालैंड राज्य में मनाया जाता है हार्नबिल महोत्सव। तो इसे भी आप याद रखिएगा, बढ़िया सवाल है। परीक्षा में ऐसे ही तो सवाल बनते हैं। जब आप रेगुलर पढ़ेंगे ना तो दोस्तों धीरे धीरे बहुत आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप सोचो ना कि मैंने आपको कितना सारा सवाल यहां कवर करा दिया। देखो 11,460 सवाल मायने रखते हैं भाई। एक क्लास और अटेंड करेंगे, आपके पास 11,500 सवालों का कलेक्शन हो जाएगा, और 30-30 सवाल फुटकर पढ़ के दोस्तों हम लोग यहां तक आ गए। हाँ, तो आप आइए, साथ में जुड़िए, अपनी तैयारी को दोस्तों बेहतर बनाइए, मैं यही आपसे कहना चाहूंगा। और बाकी भरोसा हो तो स्टडी 91 को एक मौका दीजिए, एक बार पढ़िए। बैच में आके पढ़ेंगे ना तब आपको लगेगा कि वाकई क्या बातचीत होती है। यहाँ तो टाइम ज्यादा नहीं होता है और क्लासें बड़ी छोटी बनती हैं। जब आप बैच में आएंगे तब जिम्मेदारी हो जाएगी ना, आपको उत्तीर्ण कराने की जिम्मेदारी। देखिए पैसा नहीं मैटर करता, मेरे लिए समय मैटर करता है। हम आपका समय नहीं बर्बाद कर सकते। यही कारण है कि स्टडी 91 आज तक बहुत सारे कोर्स नहीं स्टार्ट कर पाए। हम वही कोर्स चलाते हैं जहां हमें भरोसा होता है कि हम बच्चों के हित में
बेहतर काम कर रहे हैं और उससे बेहतर हम दे पा रहे हैं, मैं उतना ही कोर्स बनाता हूं, उससे ज़्यादा कभी कोर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप एक बार मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट हैं, इनके डेमो बैच स्टार्ट हैं, जाइए डेमो देखिए और अच्छा लगता है तो फिर आप बैच ज्वाइन कीजिए, ठीक है। नहीं भी अभी लेने का मूड हो तो कम से कम डेमो देख के रेडी तो रहिए कि कल को अगर देखना हो तो आपको समझ आए कि हम ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने से एक बार मॉडर्न हिस्ट्री का डेमो आप जरूर लीजिएगा, ठीक है। आज का सेशन दोस्तों ये समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।